हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 8 को कंप्लीट करा रहा हूं। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मैक्सवेल की समीकरण का सिद्धांत लिखिए। मैक्सवेल की समीकरण ही इस चैप्टर की जान है, शान है। इस चैप्टर में सिर्फ मैक्सवेल की ही समीकरण ऐसी समीकरण है जो एक महान क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चंस तो नॉर्मल है। इस चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाए, और इस चैप्टर को भी 5 नंबर में पूछना होता है। इसका कारण है, इस चैप्टर को भी 5 नंबर में पूछना ही होता है एग्जामिनर को। तो एग्जामिनर बेटा क्या करता है, हर पेपर मान लीजिए 7 सेट बनते हैं, उसमें से कम 3 सेट में इस क्वेश्चन को जरूर रखता है। ये कॉमनली क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा 100% श्योर। देखिए, यहाँ पे हर बार पूछा गया है, तो इसे बहुत ही सीरियसली समझिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, मैक्सवेल नामक जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज करो ये एक वैज्ञानिक है और एक ये वैज्ञानिक है, इसके बाद बहुत सारे और भी वैज्ञानिक हैं। तो ये इन वैज्ञानिक ने एक अपना नियम दिया, फिर इन वैज्ञानिक ने भी एक अपना नियम दिया, फिर और मान लीजिए वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना नियम दे दिया। यहाँ पे ये मान लीजिए मार्केट है, ये मार्केट है और ये वैज्ञानिक है बहुत सारे। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक था, यहाँ पे अपना नियम छोड़ा, वापस लौट गया। फिर यहाँ पे एक वैज्ञानिक था, इसने अपना नियम छोड़ा, फिर वापस लौट गया। यहाँ पे एक वैज्ञानिक था, इसी प्रकार बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपना अपना नियम देते गए और वापस जाते गए। परंतु मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने इन्हीं वैज्ञानिकों के दिए हुए नियम को मार्केट से उठाया। जो मार्केट में थे, उन्हीं मार्केट से नियमों को उठाया और कई नियमों को एक साथ मिला दिया। जैसे कि ये दो नियम है, दो वैज्ञानिकों के नियम होते, इन दोनों को उसने एक में मिला दिया। ऐसे उसने चार ठो ऐसे नियम थे, कितने, 1 2 3 4 ऐसे समीकरणों को मिला करके एक समीकरण बनाया, जिसे मैक्सवेल की समीकरण कहा गया। कौन कौन सी समीकरण है वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा, कई समीकरणों को मिलाकर मैक्सवेल ने एक नए समीकरण का निर्माण किया, जिसे हम मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे आप, कई समीकरणों को। सबसे पहली बात तो यही लिखेंगे आप, कई समीकरणों को मिलाकर, क्योंकि आपको पता है कितने समीकरण मिलाए, कई समीकरण मिलाए, तो आप बोल देंगे कि कई समीकरणों को मिलाकर मैक्सवेल ने एक नए समीकरण का निर्माण किया, जिसे हम मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे यही बात लिख ली है, मैक्सवेल के समीकरण का सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा, मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कई समीकरणों को मिलाकर एक नए समीकरण का निर्माण किया, जिसे हम लोग मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। नंबर फर्स्ट जो इन्होंने मैच किया, मिलाया, वो पहला था गॉस का नियम। मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत का गॉस का नियम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गॉस का समीकरण, गॉस का नियम किसे आता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, जिसे भी आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं समझाऊंगा। देखिए, मैंने बताया था, जो गॉस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बंद पृष्ठ के अंदर विचार किया। क्या किया, जो हमारे गॉस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बंद पृष्ठ पर, किस पर, एक बंद पृष्ठ पर कुछ ना कुछ विचार किया, और विचार करके फाइनली जो प्रूविंग आई उनकी, वो एक बंदपात था और ये वैद्युत क्षेत्र था। क्या था, बंदपात के वैद्युत क्षेत्र में, ये देखिए क्षेत्रफल है इसका, ये वैद्युत क्षेत्र का क्या है, क्षेत्रफल है। इसको इन्होंने कहा Q/ε0, यानी कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इन्होंने गॉस की प्रमेय का ये बताया कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र है, ये बंद पृष्ठ है, ये क्या दर्शा रहा है कि ये पृष्ठ कैसा है, बंद है। कैसा है, बंद है। तो आप बोल देंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए ये क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र उस फ्लक्स पर, किस पर, वो जो फ्लक्स है उस फ्लक्स पर आधारित, उस फ्लक्स पर उपस्थित, उस फ्लक्स पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र उस फ्लक्स में, किस फ्लक्स में, उस वैद्युत
फ्लक्स में जो बंद वैद्युत फ्लक्स है उसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र का मान है उसमें वैद्युत फ्लक्स का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्योंकि दोस्तों हम लिख सकते हैं इसे 1/ε0 ऐसे भी लिख सकते हैं और गुणा को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुना। क्या बोलते हैं? गुना। तो आप इसे क्या बोल देंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र उस फ्लक्स के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप क्या बोलेंगे बेटा? यही बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र उस फ्लक्स के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसके समझ में आया? पहला समीकरण लिख लेता हूं, फिर इसके बाद चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर। तो बेटा मैंने इसे भी लिख लिया है। वैद्युत संबंधी गॉस का नियम क्या बताया मैंने? इस नियम के अनुसार जो बंद पृष्ठ का वैद्युत, मैंने बताया था ना, जो गॉस ला था, गॉस का नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बंद पृष्ठ पर विचार किया। तो ये बंद पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है, तो जिस बंद पृष्ठ पर, जिस भी बंद पृष्ठ का ये वैद्युत क्षेत्र होगा उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसके पूरे आवेश का, टोटल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही नियम कहलाता है वैद्युत संबंधी गॉस का नियम। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। इसकी उत्पत्ति भी मैंने कर दी है, आप जाकर के इसका भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना है चुंबक संबंधी गॉस का नियम। इसके लिए भी हमारे पास एक गॉस का नियम होता है। किसके संबंधी? चुंबक संबंधी गॉस का नियम। बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में ये किसको किसको आता है। ये भी सबको आना चाहिए क्योंकि पिछले क्लास में मैं इसे पढ़ा चुका हूँ, चुंबक संबंधी गॉस का नियम। चलिए देखते हैं चुंबक संबंधी गॉस का नियम क्या है। देखिएगा, समझिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको, ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए जो जितने भी नियमों पे गॉस ने कार्य किया, जहां जहां नियमों पे गॉस ने कार्य किया वो हमेशा बंद पृष्ठ पर कार्य किया। जब इन्होंने विद्युत के लिए कार्य किया तो उनका टोटल आवेश 1/ε0 गुना निकाला। जब इन्होंने चुंबक के लिए प्रयास किया, जब इन्होंने चुंबक की बात की, तब इन्होंने इसका जो बंद पृष्ठ था, सॉरी यहाँ पे चुंबक के लिए आएगा तो बी आएगा, वैद्युत के लिए ई होता है, वैद्युत क्षेत्र ई होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जब EDL की बात करी तो इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला 0। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोल सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र उस फ्लक्स के लिए शून्य होता है। या फिर आप बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार, क्योंकि ये कोई नियम है इसलिए सबसे पहले यही बोल सकते हैं आप, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, ये देखिए ये क्या दर्शा रहा है कि परिपथ कैसा है? बंद है। तो आप क्या बोल देंगे? किसी बंद परिपथ के लिए, किसके लिए? किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव शून्य होता है। क्या बोल देंगे? चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। किसके लिए? किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। ये गॉस ने चुंबक नियम में बताया था और विद्युत क्षेत्र के नियम में मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस नियम को भी मैं लिखता हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। देखिए बेटा मैंने ये डेफिनेशंस भी लिख ली है। मैंने बताया था किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव 0 होता है। यही आपको डेफिनेशन लिख देनी है और यही आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, आप आसानी से इसे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना फराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे। फराडे का फर्स्ट लॉ किसको किसको आता है बेटा? कमेंट बॉक्स में ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फराडे का प्रथम नियम, फराडे का प्रथम नियम क्या है? फराडे का प्रथम नियम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए जिसको जिसको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में फराडे का पूरा नियम की डेफिनेशन लिख देगा। क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में फराडे के नियम की पूरी डेफिनेशन टाइप करेगा उंगलियों से, हमेशा याद रहेगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग, जो फराडे नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या दिया? E बराबर डी फाई माइनस का डी फाई या डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, डी फाई या फिर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये इन्होंने फार्मूला दिया। इसी से हम लोग क्या करेंगे? इसकी जो डेफिनेशंस है वो निकालेंगे। इन्होंने कहा ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार, ये जो नियम है इस नियम के अनुसार कोई भी परिपथ होगा, किसी भी परिपथ के लिए चुंबकीय फ्लक्स, क्या जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके परिवर्तन की दर, इसको आप क्या बोलते हैं? डी फाई डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी या डी फाई अपान डेल्टा टी को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर।
ये अपनी होती है, इसको याद रखिएगा। डी फाइव अपान डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब देखिए ये है फराडे का प्रथम नियम। ठीक है, तो फराडे का प्रथम नियम हम क्या जानते हैं। अब देखिए ये क्या है अपना, इसी से बनाएंगे डेफिनेशन। ये है अपना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये कैसी दर है, ऋणात्मक दर है। तो आप बोल देंगे इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के लिए, इस नियम के अनुसार, जो ये नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ के लिए इस ये क्या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, विद्युत वाहक बल है। एक बार मेरे साथ बोलोगे बेटा, और बोलने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखोगे जरूर, क्या है ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो आप बोल देंगे इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के लिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। देखिए वीडियो लंबी ना जाए, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए बेटा मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार किसी, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, किसी बंद पृष्ठ में मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था किसी परिपथ के लिए। ठीक है, यहाँ बंद पृष्ठ की जगह में आप करेंगे परिपथ। ठीक है, परिपथ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे करेंगे आप किसी परिपथ के लिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर। ये मैंने ऋण का साइन बना दिया जल्दी जल्दी में, लेकिन आपको हिंदी से लिखना है ऋणात्मक, क्या लिखना है हिंदी से, ऋणात्मक दर विद्युत वाहक बल ई के बराबर होती है। तो देखिए यही आपका फार्मूला भी लिखा गया है, इसी से मैंने डेफिनेशंस बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप चले जाइए, सर्च करिए यूट्यूब पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, और मेरा वीडियो पहले आ जाएगा, आप वहाँ पे उसे देख करके अपनी संतुष्टि को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ही बचा है, वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये कौन सा है, इन्होंने अगले नियम पे जो विचार किया वो था एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथ या परिपथीय नियम। ठीक है, नियम। अब ये क्या होता है बेटा, समझेंगे, बहुत गौर से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये होता है, इसके लिए इन्होंने भी ये जो गॉस लॉ, आपने जितने गॉस की प्रमेय को पढ़ा, गॉस की प्रमेय जैसे बंद पृष्ठ पर संभव होती है, उसी प्रकार सेम एम्पियर का परिपथीय नियम भी बंद पृष्ठ पर ही संभव होता है। और ये चुंबक के लिए आता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में पाया जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसलिए यहाँ पे BdL इंटू फार्मूला होता है आपके पास म्यू नॉट इंटू आई। अब जैसे हमने पहले बनाया था गॉस की प्रमेय में डेफिनेशन, इसी प्रकार यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। क्या बनाएंगे, बोलेंगे हम यहाँ से किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का समाकल मान, ये क्या है, ये मान है कोई, और ये क्या समाकलन का साइन मान लेते हैं, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन का साइन बोल देंगे अगर इसे, तो हम बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए उसका चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन मान, समाकलन मान, उसमें उत्पन्न धारा का म्यू नॉट गुना होता है। गुणा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुना को क्या बोलते हैं, गुना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं म्यू नॉट गुना होता है, क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसमें उत्पन्न वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। आई होप बेटा समझ में आया होगा। क्या बोलना है आपको, आप सिंपल वे में यही बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसमें उत्पन्न धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे भी मैं लिख देता हूं, इसके बाद आपको से बात करता हूं। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही चीज़ लिख दी है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल या चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, उसमें उत्पन्न धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आई होप बेटा यही सभी चारों समीकरणों को मिला करके बनती है मैक्सवेल की समीकरण। तो यही है आपका मैक्सवेल समीकरण। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आसानी से मिलेंगे नेक्स्ट।